जी, तो न्यूज़ीलैंड की टीम का पाकिस्तान का जो टूर था फॉर T20 सीरीज़ वो इख्तिताम पज़ीर हुआ और उसका नतीजा ये निकला कि वो 2-2 से ड्रा हुआ। पाकिस्तान ने जो है वो 2 मैचेस जीते, न्यूज़ीलैंड ने 2 मैचेस जीते और एक मैच जो है बारिश की नज़र हो गया था। और न्यूज़ीलैंड को दाद देनी पड़ेगी कि एक डिप्लेटेड साइड थी और 7 उसके की प्लेयर्स नहीं थे। उसके बावजूद जो है न्यूज़ीलैंड ने जो है 2 मैचेस जीते और बड़ा तगड़ा, बड़ा ही जो है उन्होंने कांटेदार मुकाबला किया है इस तगड़ी पाकिस्तान टीम का। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि न्यूजीलैंड की टीम डिप्लेटेड थी, लेकिन डिप्लेटेड नहीं भी थी क्योंकि उनके फ्रेंच प्लेयर्स ने ये प्रूव किया कि यार हमारी ग्रूमिंग, हमारी डेवलपमेंट इस तरह हो रही है कि हमने, बेशक आप सुपर हीरो हो गए अपने मैदान में हो गए तो कोई बात नहीं, लेकिन हमने ये नहीं देखना कि हम आपके मैदान में आए, हमने क्रिकेट के फील्ड को एज ए क्रिकेट फील्ड लेना है। तो ये चीज़ पाकिस्तान ने दिखाई और आई बैग माई पार्डन न्यूजीलैंड ने दिखाई और पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा जो है वो धचके लगे। इसे कहना गलत नहीं होगा, वो तो पाकिस्तान ने 2 मैच जीते हैं, लेकिन क्या खुशी हुई पाकिस्तान के प्लेयर्स को, पाकिस्तान की मैनेजमेंट को, क्रिकेट टीम की और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग फैंस को क्या ये तसल्ली हुई। वो वर्ल्ड कप आगे आ रहा है, अभी आयरलैंड का टूर है, फिर इंग्लैंड का टूर है, तो क्या आपके कॉम्बिनेशंस बन गए? न्यूजीलैंड ऑन द अदर साइड वर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट कंसिडरिंग के फ्रेंच प्लेयर्स पे मुश्तमिल टीम थी, नए कप्तान पे मुश्तमिल थी, रोंकी एंड कंपनी, हैट्स ऑफ टू देम एंड हैट्स ऑफ टू देम दैट द वे दे जस्ट improvised against the green shirts। और ये अप्रोर कॉज हो रही थी कि पाकिस्तान टीम को रीवैम्प करो, रीवैम्प करो, रीवैम्प करो। रीवैम्प हुई पाकिस्तान की टीम और कुछ डिफेक्टेड प्लेयर्स की भी हमने एंट्री देखी, लेकिन और एक जो वो हाइप क्रिएट हो गई थी कि पता नहीं क्या हो जाएगा डिफेक्टेड प्लेयर्स को इंक्लूड करने में और कुछ जो PSL के परफॉर्मर्स थे उनको इंक्लूड करने में। लेकिन बात यह है कि मायूसी हुई है पाकिस्तान को, क्योंकि ये देखिए आप C टीम भी इसको न्यूजीलैंड की कह सकते हैं, D टीम भी कह सकते हैं, लेकिन आप देखें कि उन्होंने न्यूजीलैंड के टैग का बरहम रखा जी। उन न्यूजीलैंड की शर्टें उन्होंने पहनी हुई थी नेशनल, और वफा की उन्होंने, तगड़ा खेले, स्पिरिट दिखाया। हमने हम फिर एक बार जो है अपनी गलतियों की वजह से हार गए और ये बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। वो अलग बात है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीते, यू नेवर नो, अनप्रडिक्टेबल का टैग जो है पाकिस्तान हमेशा जो है वो लिवरेज लेता है एक्स्ट्रा उस चीज़ की। लेकिन खैर अच्छी चीज़ क्या थी? बाबर आजम की बैटिंग, बाबर आजम की कंसिस्टेंसी, कप्तानी इज़ अ क्वेश्चन मार्क, वो रहा है। बाबर आजम स्ट्रगल किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बैटर इज़ अ ब्रिलियंट बैटर एंड नो वन इज़ देयर राइट नाउ कि बाबर आजम की रैंक को जो है वो रिप्लेस करे। जो बात है वो बात सीधी सी है, लेकिन कप्तानी इज़ अ कंसर्न फॉर बाबर एंड अदर। आई होप सो चीज़ें जो है वो चीज़ों, लेकिन प्रेशर भी तो बहुत ज़्यादा एग्जर्ट हो जाता है ना, चेंज ऑफ लीडरशिप, चेंज ऑफ लीडरशिप, शफलिंग 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 एंड वट एवर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो जो आज की जो हुई है वो तो पाकिस्तान के जो कोचेस हैं उनकी अनाउंसमेंट हुई है, जैसे कि मोहसिन रजा नकवी साहब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने जो है वो अनाउंस किया कि गैरी क्रिस्टन जो है वो पाकिस्तान की टीम के वाइट बॉल कैप्टन हो गए, जबकि जैसन गिलेस्पी जो है वो रेड बॉल के कैप्टन हो गए, टेस्ट के कैप्टन हो गए। तो ये एक डेवलपमेंट हुई है। और अजहर महमूद जिन्होंने हेड कोच का रोल निभाया था न्यूजीलैंड की सीरीज़ के ख़िलाफ़, वो पाकिस्तान के हर फॉर्मेट में जो है वो असिस्टेंट कोच हो गए। तो खैर ये अलग डिबेट है, इस पर भी बात करेंगे। बाद मैं न्यूजीलैंड की तारीफ़ करना चाहता हूँ, माइकल ब्रेसवेल की कप्तानी की तारीफ़ करना चाहता हूँ। किस तरह लीड किया उन्होंने और न्यूजीलैंड को कितना सुकून मिला होगा ना कि इतना बैकअप में भी इतनी स्ट्रेंथ है। उनके पूटेंट प्लेयर्स नहीं खेल रहे, उनके लिंच पिन्स नहीं खेल रहे उसके बावजूद। और चैपमैन, यू ब्यूटी यार, चैपमैन एक्चुअली ना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेलना उनको बहुत पसंद है। चैपमैन ओरिजिनली ही स्टार्टेड टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट वाइल डनिंग द यूनिफॉर्म ऑफ हांगकॉन्ग, और हांगकॉन्ग में उन्होंने 2014 में उन्होंने और ये खेला, फिर T20 खेली उन्होंने, T20I 2015 में खेला और कैप्टिवेट कर लिया था उन्होंने स्पॉटलाइट न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि कर्टसी के उनके फादर जो है वो न्यूजीलैंडर
उनके जो है एक बैकग्राउंड है, न्यूजीलैंडर इनके फादर, तो उसका एक उनको जो है वो ये हुआ कि फ़ायदा हुआ इनको कि वो न्यूजीलैंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और क्या उम्दगी के साथ कर रहे हैं। 2018 से न्यूजीलैंड की वो नुमाइंदगी कर रहे हैं और बड़ा अच्छा कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ बहुत मज़े से खेलते हैं, बहुत ही मज़े से खेलते हैं। यही वजह है कि जितनी भी टीमों के वो खेले हैं, सबसे ज़्यादा स्कोर जो है वो चैपमैन ने किया है। और आप ये भी देख ले कि जितने इस सीरीज़ में रन स्कोर हुए तो सबसे ज़्यादा चैपमैन ने ही किए हैं। 5 मैचों में इन्होंने 126 रन स्कोर किए हैं। 126 रन आपको शायद कम लग रहे हो, लेकिन एवरेज 42, तो बड़ी अच्छी एवरेज। 87 रन की जो है उनके हाईएस्ट स्कोर उन्होंने किया। और उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट स्कोर है वो नन अदर देन बाबर आजम है। देखा ना कंसिस्टेंसी बाबर आजम की। अब बाबर आजम बाबर आजम बाबर आजम तो बाकी प्लेयर्स की करते पे ने। चल तीजा प्लेयर भी तानू दस देना, फ़खर जमान ने बड़ा ज़बरदस्त खेला। उन्होंने 2 मैचों में 104 रन स्कोर किए और एवरेज थी उनकी 52, और हाईएस्ट स्कोर उनका 61 का रहा। तो फ़खर जमान को चांसेस नहीं मिले। ये भी सुना था कि 3 मैचेस शुरू के उनको कहा गया था रेस्ट करेंगे, पता नहीं क्या ऐसा कुछ सीन था। लेकिन अच्छा किया है, जितना बाकी प्लेयरों को कंसिडर करें तो ओबियसली फ़खर जमान ने अच्छा किया है। और न्यूजीलैंड के खिलाफ ही आल्सो लव्स टू प्ले, जो उन्होंने एपिक एक नॉक खेला था वर्ल्ड कप में अगेंस्ट द ब्लैक कैप्स, वो फिनोमिनल। अब देखिए ना, मैट हेनरी नहीं थे, टिम साउथी नहीं थे, केन विलियमसन द ग्रेट नहीं थे, फिर आपके लैथम नहीं थे, सेंटनर नहीं थे, मे बी कॉनवे नहीं थे। तो ये सारे प्लेयर्स नहीं थे, और उसके बावजूद जो है आप चेक करें कि किस तरह से जो है न्यूजीलैंड की टीम बेशक ड्रा हुआ है, लेकिन एक किस्म की फतेह ही है एक सीरीज़ की। और कितना हौसला मिला होगा कि उन्होंने वर्ल्ड कप में जाना आगे, तो अच्छा करेंगे वो, बहुत ज़्यादा अच्छा करेंगे। और बहुत ही तसल्ली होगी कि अगर किसी प्लेयर को बिठा भी देते हैं तो इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है कि अच्छा करेंगे। और चैपमैन को एक बार फिर जो है यार प्रेस है कि जिस तरह उन्होंने खेले। अच्छा, इस टूर्नामेंट कह रहा हूँ, इस सीरीज़ की जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट विकेट ली है वो ओबियसली शहीन शाह अफरीदी ने लिया। उन्होंने 4 मैचों में 8 विकेट ली है और एवरेज उनकी 10 की रही है। और ओबियसली वो जो आखिरी मैच में उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, शानदार बॉलिंग की, वो टू एडमायर डैट, और 4 विकेट लिए। आमिर भी बड़े स्ट्रगल कर रहे थे जब पहला मैच उन्होंने खेला ऑलमोस्ट आफ्टर 4 ईयर्स, तो वो एक अच्छा उनका आगाज़ था और स्पॉटलाइट उन्होंने कैप्टिवेट कर ली थी। लेकिन वो उनको तीसरा मैच नहीं खिलाया गया। चौथा मैच जब उनको खिलाया गया तो फिर उसमें जो है वो इतना सफल नहीं हुए थे। और 5वें मैच में तो काफ़ी उन्हें जो है वो उन्होंने रन्स कंसीड किए, लेकिन आखिरी ओवर उन्होंने निकाला, अच्छा ओवर निकाला। ऑल्दो ही वेंट फॉर 40+ रन्स इन द लास्ट मैच, बट आखिरी ओवर में उन्होंने फिर भी जो है दिखाया कि सीनियर सीनियर ही होता है। लेकिन अच्छा, ये भी एक अलग बहस है। अब बात करते हैं टीम की सिलेक्शन क्या अच्छी हुई। तो देखिए, इसका तो यही है कि पाकिस्तान के डिबेकल जब से स्टार्ट हुआ है, और पाकिस्तान आप 2022 में अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा 2022 के, फिर 2021 में सेमीफाइनल में पहुंचा। वी लॉस्ट टू ऑस्ट्रेलिया इन 2022, वी लॉस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड इन द फाइनल, एंड फिर 2022 में एशिया कप में हम श्रीलंका से हारे थे। तो फिर इसी तरह फिर 2023 में आप एशिया कप में आपका डिबैकल हुआ। एक लग रहा था कि पाकिस्तान को शायद जो है बूस्ट मिलेगी, क्योंकि कुछ मैचेस जो है वो पाकिस्तान में थे। पाकिस्तान के एशिया कप में जितने 4 मैचेस थे, तो क्या करे यार। लेकिन पाकिस्तान फिर वर्ल्ड कप में डिबैकल हुआ पाकिस्तान का, ठीक है। फिर अब लोग इतने मायूस हो गए शायद कि पीएसएल भी हुई, पीएसएल में भी जो है वो हाइप देखने को नहीं मिली इस बार फैंस के एतबार से, और रिस्पॉन्स कुछ इतना अच्छा नहीं मिला। लीग हालांकि प्रीमियम कंसिडर होती है पीएसएल, वो अलग बात है। पीएसएल के बारे में एक प्रोज एंड कॉन्स हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अब इस पे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। तो बाकी आप देखें कि पीएसएल में प्लेयर्स भी तो इतने नहीं निकले ना, मतलब एक आधे मैच में चले गए। फॉर एग्जांपल ख्वाजा नाफे हो गए, फिर वो मिस्ट्री स्पिनर हमजा तारिक हो गए, ठीक है। लेकिन कोई कंसिस्टेंट नहीं। कंसिस्टेंट कौन रहा? ओबियसली बाबर आजम द ग्रेट फॉर जेलमी, उन्होंने जिस तरह लीडिंग रन स्कोरर है। अच्छा,
दूसरा नाम जो था, जो आप कह सकते हैं फ्रेंच प्लेयर कह लें या कुछ कह लें, तो वो उस्मान खान थे। लेकिन उस्मान खान जो पीएसएल खेल रहे थे, तो आप उनको टेक्निकली आप उनको पाकिस्तानी प्लेयर नहीं कह सकते थे उस वक्त, बिकॉज ही वॉज अबाउट टू प्ले एट दैट टाइम फॉर द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड उस वक्त जो है वो तैयारी पे थे। और ये सीज़न वो एज एन एमराती प्लेयर खेले। हाँ, 2023 का जो सीज़न था जिसमें उन्होंने ब्लेजिंग इनिंग खेली थी, सेंचुरी की थी क्लासी, वो उन्होंने एज ए पाकिस्तानी की थी। और फिर 2019 में वो ग्लैडिएटर्स के लिए खेले थे। उससे पहले वो डोमेस्टिक खेलते थे और कराची से उन्होंने काफ़ी क्रिकेट खेली। तो अब ये सवाल ये था, मायूसी इतनी ज़्यादा हुई थी कि प्लेयर्स से कोई परफॉर्म कर ही नहीं रहा था फ्रेंच प्लेयर्स में से। तो ज़ाहिर बात है उस्मान खान को अप्रोच किया गया, वट एवर क्या चीज़ें थी बेहतर पता होगा। लेकिन उन्होंने बड़ा दिल दिखाया है कि 5 साल की उन्होंने कुर्बानी दे दी। यूएई में उन्होंने खेलना था। अब वो उनके जो चीज़ें थी, T20 तक, ग्लोबल T20 तक, सब कुछ जो है वो उनका ख़त्म हो गया यूएई में। अब वो क्रिकेट नहीं खेल सकते वो 5 इयर्स। तो बिग सेक्रीफाइस है और उनके लिए दुआ है कि उनका कैरियर जो अल्लाह करे कि वो अपलिफ्ट करे उनका कैरियर जो है, ये ज़रूरी है। क्योंकि उन्होंने बड़ा दिल दिखाया है और दिखाया है पाकिस्तानियत, उन्होंने दिखाई दी कि पाकिस्तानियत। बेशक यूएई में उनको कौन सी, मेरा ख्याल है नेशनलिटी तो शायद नहीं मिलनी थी, वो एक्सेप्ट नहीं होता मिडिल ईस्ट में भी होता हो तो। लेकिन बड़ा दिल दिखाया उन्होंने और इस पॉइंट ऑफ व्यू से उनको सलाम ज़रूर है। लेकिन कुछ सर्कल्स में ये बातें भी होती है कि उन्होंने जो है ये फ़ैसला अच्छा नहीं किया। चले जो भी है, लेकिन आई होप सो कि कुछ करे वो, क्योंकि इस सीरीज़ में तो वो कोई अच्छा नहीं किया, या पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट हैपन टू हिम। वो खुल के शॉट्स नहीं खेल पाए। और क्योंकि एग्रेशन की वजह से वो टीम में उनकी इंडक्शन हुई है, क्योंकि पीएसएल के जो सीज़न जितने भी खेले हैं वो उन्होंने एग्रेशन के साथ खेले हैं। और पाकिस्तान की जो नेशनल क्रिकेट टीम का यही इशू रहा है, जब ग्रीन कलर्स पहनती है तो स्ट्राइक रेट का इशू होता है, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक का इशू होता है, डॉट बॉल्स बहुत ज़्यादा खेलनी होती है। जब नीड ऑफ द टाइम होता है कि आप छक्के चौके मारो, तो आपसे जो है बॉल जो है वो आपको टाइम ही नहीं, आप बैट को टाइम ही नहीं कर पा रहे होते। तो ये सारा कुछ जो है वो कंसर्न है, तो उस्मान खान को इसलिए लेके आए। लेकिन अब मसला ये था कि उस्मान खान क्योंकि टॉप ऑर्डर बैटर है और ही लव्स टू प्ले एट टॉप ऑर्डर एट तो। लेकिन ये एक अब कंसर्न्स थे। लेकिन साइम अयूब के साथ आपने जो बाबर को खिलाया, बाबर और साइम अयूब जो पेशावर के साथ पेशावर में खेलते थे एज एन ओपनर, तो इस सीरीज़ में भी उन्होंने एज एन ओपनिंग जो है वो उन्होंने अपने जौहर दिखाए। लेकिन रिज़ल्ट उसका एज एन ओपनिंग जो है वो इतना अच्छा नहीं चला। फिर फ़खर जमान को नंबर 4 पे खिलाया गया और 2 मैचेस खिलाए और 2 मैचों में उन्होंने ही डिड वेल। उन्होंने 2 मैचों में जो है 104 रन स्कोर किया है 52 की एवरेज से, 61 उनका हाई स्कोर रहा है। तो अभी वर्ल्ड कप में जाने से पहले जो पाकिस्तान को इशू होगा वो कॉम्बो बनाने का इशू होगा कि पाकिस्तान कौन सा कॉम्बो बनाता है, किस कॉम्बो के साथ पाकिस्तान जाता है, और पाकिस्तान की बॉलिंग में क्या होता है। क्या मोहम्मद आमिर को वर्ल्ड कप के लिए लेके जाना है, इमाद वसीम को वर्ल्ड कप के लिए लेके जाना है, मोहम्मद नवाज़ जो कि नहीं नजर आए इस सीरीज़ में, उनको लेके जाना है। स्पिनर्स साढ़े कोल किन्ने ने एक्सपर्ट्स। मसला ये है कि अनफॉर्चुनेट है, दिल खून के आंसू रोता है कि देखे यार आपके पास कोई क्वालिटी जेम ऑफ अ स्पिनर नहीं है। जो मोहम्मद हफीज़ पार्ट टाइम थे ना, लेकिन वो पार्ट टाइम नहीं लगते थे, तो परफॉर्मेंसेस चेक करें आप। अच्छा, वो मोहम्मद हफीज़ की बाद में कर लूँगा। अजमल, सईद अजमल को आप चेक करें, वे माशाल्लाह मिस्ट्री स्पिनर, क्या लेवल उनका रहा है। ठीक है, जब शाहिद खान अफरीदी, सईद अजमल, मोहम्मद हफीज़, इन तीनों का जब कॉम्बो बनता था तो कितना लीडर होता था। साथ में उमर गुल की जो यॉर्कर से भरपूर डिलीवरियाँ होती थी, तो एक कॉम्बो बना होता था और एतमाद होता था कि अगर हम 180 करेंगे वनडे में तो हम जीतेंगे, और ऐसा भी होता था। तो क्या लीदल कॉम्बिनेशन था, तो वो लीदल कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा पाकिस्तान का। अभी भी ये कहा जाता है पाकिस्तान की बॉलिंग, लेकिन पिछले 2-3 सालों में पाकिस्तान की बॉलिंग एक्सपोज हुई है। पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, और ये बड़ा इशू है। अब ये जब चीज़ें हो रही थी, आमिर आएंगे, नो ऑफेंस टू मोहम्मद आमिर, ही इज़ अ ब्रिलियंट बॉलर। बॉलिंग की बात करें वो अलहदा बात है, कि अगर आप उनके कैरियर की बात करें, आप स्पॉट फिक्सिंग की बात करें, वट एवर, वो अलहदा एक बात है। और लेकिन बॉलर अच्छे हैं,
काबिल बॉलर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लीग क्रिकेट्स वगैरह खेल रहे थे, अच्छी बात थी, टीम तमन्ना उनकी होती खेलने की, चलिए अच्छी बात है, आगे टीम में है। लेकिन मसला ये भी होता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट भी होती है ना, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी प्लेयर्स होते हैं, उनका उनका वो भी देख रहे होते हैं सेलेक्टर्स को कि कुछ हो। अब कोई क्राइटेरिया यही होगा कि पाकिस्तान सुपर लीग से ही आपने क्रिकेटर्स जो है वो सिलेक्ट करने हैं, तो फिर डोमेस्टिक क्रिकेट का क्या फ़ायदा होगा? जो बेचारे कंसिस्टेंसी से रन कर रहे हैं बच्चे और जो विकटें ले रहे हैं कंसिस्टेंसी के साथ, तो वो किधर जाएंगे, वो किधर दरवाजे खटखटाएंगे? तो ये एक कंसर्न है। और ये थी मोहम्मद हफीज़ ने जो एक ट्वीट किया था जब पाकिस्तान की टीम सेलेक्ट हुई थी कि रेस्ट इन पीस पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट। तो कुछ वजह तो थी, मोहम्मद हफीज़ का जो क्रिकेटिंग माइंड है वो मैं समझता हूँ कि बाकी क्रिकेटरों से ज़रा अच्छा माइंड है उनका। और ठीक है, वो एज अ टीम डायरेक्टर है शॉर्ट स्पैन के साथ, और वट एवर उनका ऑस्टर वगैरह हुआ जो भी हुआ। और मेरी अगर पर्सनल राय ले तो नाइंसाफ़ी हुई हफीज़ के साथ, लेकिन मेरी पर्सनल राय है कि क्या वैल्यू होनी है। लेकिन अगर मैं बात करूँ हफीज़ की एज अ प्लेयर, तो क्या उनकी सर्विसेज रही है? हाँ, आप ये कह लेंगे कि क्या प्लेयर थे, बैटिंग एवरेज क्या थी? बैटिंग एवरेज मैं मानता हूँ कि कम ज़रूर है उस लेवल से जो हफीज़ का था। उसकी वजह ये थी कि आउट होते रहे, इन होते रहे। जब 2010 में उनके लिए राय हमवार हुई थी जब वो इंग्लैंड टूर में आए थे, और पहले उसी साल के शुरू में उन्होंने जो है वर्ल्ड T20 खेला था वेस्ट इंडीज़ में, तो इतनी कोई तसल्ली बख्श परफॉर्मेंस पाकिस्तान की, खैर सेमीफाइनल में थे, लेकिन हफीज़ की कोई इतनी सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी परफॉर्मेंस। लेकिन क्या आए जब इंग्लैंड के ख़िलाफ़ तो छा गए, 50 की, फिर कोई 100 नहीं थी, 18 की एवरेज थी हफीज़ की। और फिर जब न्यूजीलैंड में उनका दौरा था तो उसमें उन्होंने अपनी डेब्यू सेंचुरी की, और वो फिर एक तसलसल चलता रहा। फिर बॉलिंग में उन्होंने बहुत अच्छा किया, विकटें ना लेते तो इकॉनमी रेट इतना ज़्यादा अच्छा होता कि वो ओपोनेंट्स में जो प्रेशर अल्टीमेटली पड़ता और सईद अजमल दूसरे एंड से विकटें लेते। तो अब आप देखें ना, अगर वो बैटिंग से नहीं चल रहे थे, बॉलिंग से चल रहे थे, इधर क्या आपके पास कोई प्रॉपर बॉलर है, स्पिनर कौन है? तो ये कंसर्न है। और मोहम्मद हफीज़ को भी इस चीज़ का हुआ कि देखे डोमेस्टिक प्लेयर्स काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं, तो वो भी तो आने चाहिए ना। PSL ही के प्लेयर्स चले आ रहे हैं, अच्छी बात है, आने भी चाहिए PSL से, लेकिन एक कोठा होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए, पता चले कि वाकई डोमेस्टिक के प्लेयर्स आ रहे हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट जो है किसी भी टीम की जो है वो बैकबोन होती है, उसे आपकी जो है वो बॉलिंग बैटरी, बैटिंग बैटरी बनती है, ऑलराउंडर्स की बैटरी बनती है। तो क्या वजह है कि अब्दुल रज़ाक जैसे, अज़हर महमूद सागर जैसे, जो कि अब असिस्टेंट कोच बन चुके हैं, ऑलराउंडर्स नहीं आ रहे? उसकी वजह ये आप एक्सप्लोर नहीं करते। अगर कोई प्लेयर PSL में स्पॉटलाइट कैप्टिवेट करता है तो वो डायरेक्ट इंटरनेशनल में आ जाता है, वो फर्स्ट क्लास नहीं खेल का एक्सपोजर नहीं ले रहा ज़्यादा, है ना, और लिस्ट टेकन नहीं ले रहा, T20s में ज़्यादा फोकस है उसका, कि उसको पता है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ गुड एंड अमाउंट ऑफ पीनट्स जो है वो T20 क्रिकेट पे फोकस करेगा। लेकिन या स्किल्स डेवलप करने की बात होती है, तो रेजिलियंस अगर आपको चाहिए, रेजिलियंस को अपग्रेड करना, तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना बड़ा ज़रूरी है। और यही वजह है कि देखें ना, हारिस रऊफ़ कितने टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन अगर फर्स्ट क्लास पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर सारी बात है वो रिफ्लेक्सेस बेहतर नहीं होंगे। तो ये सीन है। अब आप देखें अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स फॉर एग्जांपल, 360 डिग्री के प्लेयर्स कंसिडर होते थे, और उन्होंने साबित भी की है बात। तो लेकिन वो हर सिचुएशन को रीड करना जानते थे। वो चाहे आप फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं, आप लिस्टें खेल रहे हैं, आप ODI खेल रहे हैं, आप T20 खेल रहे हैं, आप T20s खेल रहे हैं, तो उस हिसाब से डलते थे। अब जैसे जब स्ट्राइक रेट अगर 160 का चाहिए, 160 के स्ट्राइक रेट पे स्कोर करते थे, उससे ज़्यादा भी कर लेते थे। और जब रेजिलियंस दिखानी थी, इंड्योरेंस दिखानी थी, पेशेंस दिखानी थी, तो फिर 350 बॉलों में जो है 50 रन्स भी उन्होंने स्कोर किए। तो हर रिक्वायरमेंट में उन्होंने हर रोल किया। तो ये चीज़ होती है। उसका समर क्या था कि उन्होंने काफ़ी क्रिकेट के लिए, उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेली, T20s तो वो खेल रहे हैं, वो तो बाद में, लेकिन उन्होंने मेहनत की ओवर द ईयर्स के लिए। 2004 में इंटरनेशनल सर्किट में फ़र्स्ट टाइम आए थे, लेकिन मेहनत का सिलसिला चलता रहा। तो यहाँ पे मसला ये हो गया कि लीग क्रिकेट इतनी हो गई और ये सारा कुछ हो गया ना, T20 क्रिकेट की स्पॉटलाइट,
तो जिसकी वजह से प्लेयर्स का जो है वो ध्यान जो है ना पाकिस्तान का भी के अलावा भी और भी मुल्कों में, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें स्पेसिफिकली तो ये एक कंसर्निंग पॉइंट ज़रूर है। और अब टीम कॉम्बो बनाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि 1 जून तो बस कुछ ही, मतलब अब एक ही महीना रह गया 1 जून आने में, फिर वर्ल्ड कप स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले आपने आयरलैंड जाना है, फिर इंग्लैंड जाना है। और जो अब कोचिंग की अगर हम बात कर ले तो गैरी क्रिस्टन को जो है वो वाइट बॉल कोच बना दिया गया है, जबकि जो जैसन गिलेस्पी है उनको रेड बॉल का कोच बना दिया गया है। गैरी क्रिस्टन, नो डाउट अबाउट डैट, कि साउथ अफ्रीका के लिए बड़े अच्छे वक्त में अच्छी क्रिकेट खेली, और उसके बाद बड़े अच्छे वक्त में कोचिंग की साउथ अफ्रीका के लिए, इंडिया के लिए कोचिंग की। और इंडिया ने जब 2011 का वर्ल्ड कप जीता था महेंद्र सिंह धोनी की क़यादत में, तो गैरी क्रिस्टन जो है वो कोच थे। और जैसन गिलेस्पी किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, बड़े ही मायानाज जो है वो क्रिकेटर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के, और बॉलर बड़े तगड़े बॉलर थे, और बैटर भी बड़े तगड़े थे जब चाहिए था। तो ऑलराउंड बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर उनको कह सकते हैं। उन्होंने 200 भी किया हुआ टेस्ट क्रिकेट में। और मोस्टली ये होता है कि प्लेयर्स का रुझान होता है रिटायरमेंट के बाद कोचिंग में आने का, और ये वन ऑफ द प्लेयर्स है जो बड़े सक्सेसफुल रहे हैं एज अ कोच। अगर आप देखें कि 2014 के और 2015 के जो इंग्लिश काउंटी सीज़न है उन्होंने जितवाया यॉर्कशायर को, तो ये शो करता है। तो अच्छी बात है कि ये बड़े नाम हैं पाकिस्तान के साथ अटैच हुए। लेकिन द मैटर ऑफ फैक्ट इज़ कि आप जितने भी बड़े नाम ऐड कर लोगे, प्लेयर ही ने खेलना है, ठीक है ना। तो प्लेयर ने अपने हिसाब से खेलना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रूम कर लोगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कर लोगे, ठीक है, ये सारा कुछ कर लोगे। तो सवाल ये है कि बात ये है, नो ऑफेंस टू एनी अदर कोचेस, बट द मैटर ऑफ फैक्ट इज़ कि आपके बड़े हाउस होल्ड नेम्स रहे हैं डोमेस्टिक में भी, इंटरनेशनल में भी। डोमेस्टिक से आप स्टार्ट करें, शाहिद अनवर हो गए, ठीक है, फिर सभी सभी अज़हर साहब हो गए, ये सारे लोग हो गए। फिर आप जो इंटरनेशनल हमारे प्लेयर्स रहे, वसीम अकरम साहब,